नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। नई दिल्ली में बनेगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक। जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही केंद्र सरकार पूरी करेगी सारी औपचारिकताएं। तमिलनाडु में रेप पीड़िता के लिए न्याय की गुहार को लेकर घर से निकले लोग भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की तरह खुद को कोड़े मारकर विरोध प्रदर्शन कर रही है जनता। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। दिल्ली से ग्रैप 3 के प्रतिबंध हटे। और मेलबर्न टेस्ट में भारत की बढ़ी मुश्किलें। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा लौटे पवेलियन। भारत पर मंडराया फॉलो ऑन का खतरा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता उनके दर्शन कर सकेगी। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। वहीं इससे पहले शुक्रवार को उनके आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत देश के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अंतिम संस्कार रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सटे निगमबोध घाट पर होगा और कई वीवीआईपी हस्तियां भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगी। इसे देखते हुए कुछ प्रमुख रास्तों से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जाएगा। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में कुछ जगहों पर लोगों को ट्रैफिक डाइवर्जन, कंजेशन और ट्रैफिक ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों को रास्ते में दिक्कत हो सकती है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बस व रेल यात्रियों को एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलने या मेट्रो से जाने की सलाह भी दी है। लोगों को अंतिम यात्रा के दौरान दूसरे वैकल्पिक रास्तों से होकर जाने की भी सलाह दी गई है। उससे पहले सुबह 8 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास से अकबर रोड स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर लाया जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग भी उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान इंडिया गेट से मोतीलाल नेहरू मार्ग के गोल चक्कर के बीच भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है। अकबर रोड से सुबह 10 बजे के आसपास अंतिम यात्रा निकलेगी, जो अकबर रोड, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, आईटीओ, दिल्ली गेट, राजघाट और रिंग रोड से होते हुए निगम बोध घाट पहुंचेगी। राजा राम कोहली मार्ग, राजाघाट रेड लाइट, सिग्नेचर ब्रिज और युधिष्ठिर सेतु जैसे जगहों पर डाइवर्जन लागू होंगे। इसके अलावा रिंग रोड, निषाद राजमार्ग, बुलेवार्ड रोड, एसपीएम मार्ग, लोथियन रोड और नेताजी सुभाष मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। और वहीं सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए स्थान आवंटन को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विजन ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया। असाधारण मेधा के साथ ही उन्हें उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा।
भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों ने देशवासियों के जीवन को सुगम बनाया। आइए एक नजर डालते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के सफर पर। 1991 में भारत के नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राई पास की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू किया और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी काम किया। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 76 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे। वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए तो कई घोटालों को लेकर के भी खूब चर्चाएं सुनने को मिली। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशकों से ज्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत पर काफी चुटकियां भी ली गईं। उन्होंने अपनी खामोशी पर ताना मारने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और हजारों सवालों के जवाब को खुद में जब्त किए विद्वान राजनेता ने राजनीतिक और सार्वजनिक मंच से विदा लिया और अपने पीछे एक लंबी विरासत छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो उनके राजनीतिक सफ़र को लेकर, उनके जीवन को लेकर ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और आइए अब आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से। हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से संवाददाता कुमार आलोक जुड़ रहे हैं, वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निगम बोध घाट से गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार आलोक, क्योंकि आप कांग्रेस हेडक्वार्टर में हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है कि अभी वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए अभी क्या कुछ वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? कल से ही यहाँ पर कल भी मैं दिन भर यहाँ पे था, तो जो भी इंतजाम किए गए हैं, काफी लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं। हम संजीव जी हमारे साथ नेशनल मीडिया कन्वीनर हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ देर में, मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे जो कांग्रेस का जहाँ मीडिया जहाँ ब्रीफिंग होती है, वहीं पर उनका चित्र है। एक
फोटोग्राफ है और वहाँ पर माल्यार्पण किया जा रहा है लोगों के द्वारा और वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक लोग दर्शन कर सकेंगे, जो आम कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी हैं या कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं। और इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, इसके अलावा सोनिया गांधी उपस्थित रहेंगी, प्रियंका गांधी जो सांसद हैं वो भी उपस्थित रहेंगी। तो यहाँ पर अभी काफी हलचल है यहाँ पर और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर आएगा दर्शनार्थ के लिए। एक 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा, खासकर उनके बारे में जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई मनमोहन सिंह के बारे में। तो 1991 में जब उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 24 जुलाई को जब बजट पेश किया था, तो उस बजट पेश जो आर्थिक सुधारों के लेकर के जो क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था उनसे, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी नेहरूवियन मॉडल की थी, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है उसको, मिक्स्ड इकोनॉमी नेहरू का जो मॉडल था, और उसको किसी ने छेड़ा नहीं, चाहे वो इंदिरा गांधी आई, चाहे वो राजीव गांधी आए। लेकिन एक तरह से बीपीसी की जब सरकार गिरी, उस समय इकोनॉमिक एडवाइजर थे मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर की सरकार भी वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रही, लेकिन वहां भी मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए रखा गया। लेकिन एज ए वित्त मंत्री जब वो इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा रहे थे, तो नरसिम्हा राव ने कहा था, जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, कि अगर ये आपका प्रोग्राम फेल हो गया, ये जिम्मेवारी आपकी होगी, लेकिन अगर ये सफल हुआ तो ये हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क था, और उस रिस्क को मनमोहन सिंह ने टैकल किया। और आज जो हमारी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि हम तीसरी, चौथी, पांचवी अर्थव्यवस्था वाले हम देश है। दूसरा उनका जो बोल्ड कदम था, वो इंडो यूएस न्यूक्लियर जो डील हुआ था, उसमें भी काफी दबाव था। यहाँ तक कि जब वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस करने की धमकी तक दे डाली और वो अविश्वास प्रस्ताव भी उनके खिलाफ लाया गया, वहां भी वो नहीं चुके। कांग्रेस के अंदर भी एक वर्ग था जो कहता था कि नहीं, आप ये मत कीजिए, इस समझौते पर आगे मत जाइए। लेकिन मनमोहन सिंह नहीं डिगे और अंततः वो न्यूक्लियर डील, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील संपन्न हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक मोर्चे पर पूर्व प्रधानमंत्री कहते भी थे कि आई एम ए गुड इकोनॉमिस्ट बट नॉट ए गुड स्ट्रैटेजियन। निश्चित तौर पर एक तरह से आप कहा जाए कि एक बड़े युग का अंत हुआ है और आज कुछ ही देर के अंदर उनका पार्थिव शरीर जहां पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। बिल्कुल, नीरज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, किस तरह से आज संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं और क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल अभी नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल हमारे कैमरामैन उत्तम ही आपको दिखाएंगे इन दृश्यों को। इस समय हम पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर ही हैं और आप ये देखें कि उनके पार्थिव शरीर को जिस गाड़ी के द्वारा लेकर जाया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ, वो गाड़ी आप देख सकते हैं इन विजुअल में कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो निवास है मोतीलाल नेहरू स्थित, वहाँ पर अंदर प्रवेश कर रही है और कुछ देर के बाद ही यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाकर कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा, जहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा जो नेतागण हैं वो उनके अंतिम दर्शन हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद 9:30 बजे के करीब उनका जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। निश्चित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो योगदान है इस देश के अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश के विकास के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और अभी भी बड़ी संख्या में जो पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा उनके जो नज़दीकी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। उनकी बेटियां भी देर रात पहुंची थीं और अब से कुछ देर के बाद ही कांग्रेस मुख्यालय उनके पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा ताकि जो लोग हैं उनके अंतिम दर्शन कर सकें। अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अगर उपलब्धियों की अगर हम बात करें गौरव, तो 6 से ज़्यादा ऐसी उपलब्धियां हैं जो काफ़ी चर्चित भी रही थी। चाहे हम देखें उदारीकरण की बात करें, जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, 2008 की वैश्विक जो आर्थिक मंदी थी उससे निकालने में किस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई, सूचना का अधिकार उन्होंने दिया, मनरेगा के तहत जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम की गारंटी तय करी, इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा है वो उपलब्ध करवाई, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार है वो दिया। तो ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो उनके राजनीतिक करियर में कह सकते हैं कि जुड़ी रहीं और जिनकी वजह से आप देखें कि आज भारत
तरक्की के पायदान पर लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ साथ ही एक बात का जिक्र जरूर करूंगा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके स्मारक को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, तो सरकार की तरफ से जवाब आ गया है कि उनका जो स्मारक है वो बनाया जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद एक जो कहते हैं कि एक समिति बनती है, उसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी होती हैं, उसके बाद उनके जो स्मारक है वो बनाया जाएगा। उस पर सहमति है, सरकार की तरफ से आ गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन विजुअलों के माध्यम से इस समय हम उनके निवास स्थान पर हैं और कुछ देर के बाद ही उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ लेकर जाया जाएगा ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकें। बिल्कुल नीरज, बने रहिए आप हमारे साथ। गिरीश निशाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, साफ तौर पर पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति, और अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से, क्योंकि आज अंतिम संस्कार उनका वहां पर किया जाएगा, वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज यहाँ पर लेकर आया जाएगा। मैं इस समय निगम बाग घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि पूर्व प्रधान सिंह, ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी वीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है। ऐसे में जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक बड़ी चुनौती होती है दिल्ली पुलिस के पास। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अपने जवानों को तैनात किया है। और ख़ास तौर पर जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है गौरव, उसने आज के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। जो ISBT के आसपास, जो निगम बौद्ध घाट के आसपास का इलाका है, यमुना बाजार के आसपास का इलाका है, रिंग रोड के आसपास का इलाका है, राजघाट के आसपास का इलाका है, वहां जाने से बचें। सुबह 7 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक ये एडवाइजरी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई है, खास तौर पर कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि आज शनिवार का दिन है, ज़्यादातर सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तरफ से विशेष एडवाइजरी जारी करी है, क्योंकि आज जिस तरह से उनका पार्थिव शरीर निगम बौद्ध घाट तक लेकर आया जाएगा, तो ऐसे में काफ़ी संख्या में वीआईपी लोग पहुंचेंगे, अन्य लोग भी पहुंचेंगे, उनके परिवार के लोग भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में चुनौती जो होती है ट्रैफिक संचालन की भी होती है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तो खास तौर पर ये एडवाइजरी जारी करी है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। निगम बौद्ध घाट के जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर लेकर आया जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाना है। गौरव, बिल्कुल। कुमार आलोक, आप ही का रुख कर रहा हूं, और जिस तरह से आप अभी वहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में हैं, कौन कौन से ऐसे गणमान्य लोग हैं जो यहां पर अब तक पहुंच चुके हैं, और किस तरह से अब अंतिम दर्शन जो है उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा? देखिए, अभी जो सामान्य जो कार्यकर्ता है काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, और एक तरह से यहाँ पर पूरा गहमा गहमी है। जो सप्पल हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये हमारे पास आप देख रहे हैं इनको। इसके अलावा अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। लेकिन अभी कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। दरअसल यहाँ सप्पल जी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी किसी दूसरे चैनल से ये बात कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि आप एक तरह से पैन करके दिखाएं किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे है, किस तरह से सामान्य लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि पूरा पंडाल, एक पंडाल बना हुआ है जहां आम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मनमोहन सिंह के प्रति मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, नहीं मैम आपसे हम जानना चाहेंगे, हालांकि बात करने से जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो इनकार कर रहे हैं, या शायद आलाकमान की ओर से निर्देश नहीं है कि सब कोई मीडिया के सामने आकर के बोल सकता है।
लेकिन एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा जमावड़ा है कार्यकर्ताओं का। जो आपको पता होगा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल के तहत जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है वो फंडल की व्यवस्था करती है। तो डिफेंस के काफी संख्या में लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफेंस के पर्सनल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अब कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर आएगा लोगों के दर्शनार्थ के लिए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे डिसिप्लिन जो आप कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस हो। सर एक जस्ट अ सेकंड सर ठीक है, हमारे साथ सप्पल सर है। सर, किस तरीके से आप याद करेंगे मनमोहन सिंह जी को? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सिर्फ मैं याद नहीं कर रहा हूँ, इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मृत्यु के उपरांत उनके कामों से, उनकी शख्सियत से, उनकी ईमानदारी की आज चर्चा नहीं कर रहा होगा। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है, और भारत जो आज जहां खड़ा है उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी। ये बात आज भारतवासी भी मानते हैं। तो क्या सर प्रोग्राम है, किस तरीके से यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा निगम बोध घाट, पूरा प्रोग्राम सर आप बता दें सर। अभी 8:30 बजे उनकी जो अंतिम यात्रा है वो घर से चलकर कांग्रेस के हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पे आएगी, जहां आम जनता और कांग्रेस के नेताओं के और दूसरे नेताओं के दर्शनार्थ उनको यहाँ पे लाया जाएगा। उसके बाद 1 घंटे बाद यहाँ से जो उनकी अंतिम यात्रा है निगमबोध घाट जाएगी, और 11:15 बजे उनका अंतिम संस्कार का वक्त तय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सपल साहब थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए। तो आपको हमारे दर्शकों को उन्होंने बताया कि क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा लोगों के दर्शनार्थ के लिए। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से 9:30 बजे शुरू होगी सवेरे। चलिए कुमार आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। नीरज का रुख कर रहा हूँ। नीरज, जैसा कि आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बाहर हैं, वहां पर अब हलचल धीरे धीरे बढ़ने वाली है, क्योंकि 8:30 बजे का करीब वक्त रखा गया है जब उनके पार्थिव शरीर को वहां से कांग्रेस के मुख्यालय लेकर आया जाएगा। तो ऐसे में अभी वहां की अगर हम बात करें तो क्या अभी वहां पर नजर आ रहा है, और इसके अलावा किस तरह से जो इनका कद है उसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका जो पूरा राजनीतिक पूरा जीवन रहा है वो देश को समर्पित रहा है, ऐसे में कितनी बड़ी अपूर्णीय क्षति और किस तरह के रिएक्शंस अभी सुबह से लेकर और कल से लेकर जब से उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद से लेकर अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, भारतीय राजनीति का एक दौर हम कह सकते हैं कि ख़त्म हुआ, और आपने देखा है कि वित्त मंत्री के रूप में उनका शानदार कार्यकाल रहा है, और किस तरीके से देश को आर्थिक संकट से उन्होंने बचाया, उदारीकरण की जो योजना है उसको लागू करके। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए जो आज विकास की जिस रफ्तार से हम देश को देख रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की है। इसके साथ साथ आप देखें कि कई तरह के दाग भी लगे, हालांकि उसके बाद भी कई सारे उनके जो कार्य हैं वो इस तरीके के रहे कि आज पूरा देश उन कार्यों को याद कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस वाहन से राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लेकर जाया जाएगा, वो वाहन उनके निवास स्थान के अंदर जा चुका है, और वहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में पंजाब से, इसके अलावा दिल्ली से तमाम जो लोग हैं उनके निवास पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, और जो ज़रूरी जो संस्कार हैं उनको पूरा करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर के बाद ही यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ लेकर जाया जाएगा, और वहाँ पर 1 घंटे के करीब वो रखा जाएगा पार्थिव शरीर, और जहाँ पर तमाम आम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी क्षति है, राजनीतिक क्षति हम कहेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखें कि कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि कांग्रेस के पिलर के रूप में रहे हैं। और आप देखें कि लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उनके अभिभावक चले गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनसे राय लेती रही किस तरीके की नीतियां बनानी है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बड़ी क्षति है, और इसके साथ साथ देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि उनके कार्यकाल के रूप में उनके कामों को जिस तरीके से पूरा देश याद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन कामों की नींव रख के गए, उन्हीं कामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखें तेज़ी के साथ जो विकास की जो रफ्तार है वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
हम कह सकते हैं कि उनके कामों को हमारा देश और जो देश की जनता है वो भूलेगी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनका स्मारक बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां या राजनीतिक दलों के लोग उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो सीख है वो देख सकें और इसके अलावा उस स्मारक पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दे सकें। तो इसके लिए भारत सरकार है वो तैयार हो गई है। आने वाले समय में एक भव्य स्मारक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी बनाया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए नीरज हमारे साथ। गिरीश निशाना का भी रुख कर लेते हैं। गिरीश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गिरीश, किस तरह से प्रशासन वहां पर मुस्तैदी के साथ जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहा है, और क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वहां पर, क्योंकि अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा? देखिए गौरव, जो निगम बौद्ध घाट प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार होना है, ऐसे में कोई चूक ना हो, ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पे उसने भी पूरी कर ली हैं। हालांकि सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रहती है, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी चप्पे चप्पे पर यहाँ मौजूद है। और क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, निगम बौद्ध घाट ये कश्मीरी गेट के आगे पड़ता है, और यहाँ पर दिल्ली का कहें तो सबसे बड़ा ये शमशान घाट है, जहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। और यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और ऐसे में काफ़ी वीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है। गौरव, मैं अपने कैमरा सहयोगी केशव से कहूँगा कि वे देर से दिखाएं, जा देख सकते हैं अभी से जो यहाँ पर रास्ता है पूरी तरह से बाधित होता नज़र आ रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया पहुँच रही है, पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच रही है, और ख़ास तौर पर जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की हुई है आज के लिए, ख़ास तौर पर कि इन रास्तों से होकर लोगों को बचना चाहिए। खास तौर में उसमें जो है राजा राम कोहली मार्ग, राजघाट, रेड लाइट, सिग्नेचर ब्रिज और युधिष्ठिर सेतु से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर ये एडवाइजरी जारी की है। और आज सुबह 7 बजे से लेकर करीब दोपहर 3 बजे तक ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही कुछ रास्तों को बंद भी किया जाएगा जिस समय पे वीआईपी मूवमेंट होगा, और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर लेकर आया जाएगा। तो ऐसे में जो रिंग रोड है, महात्मा गांधी मार्ग और निषाद राजमार्ग, और इसी तरह से एसपीएम मार्ग, लोथियान रोड, नेताजी सुभाष मार्ग पर खास तौर पर जो आम जनता है उसके लिए कुछ हिदायतें दी गई हैं कि वे लोग जो हैं इस रास्ते से होकर बचें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा, उनकी जो पार्थिव शरीर जब आएगा तो कहीं ना कहीं एक काफिला उसके साथ होगा, वीआईपी मूवमेंट साथ में होगा, तो लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए खास तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है। और सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, और जो निगम बौद्ध घाट है उसने अपनी पूरी तैयारियां लगभग कर ली हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है। निश्चित तौर पर गिरीश, जिस तरह से साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसके लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन आप नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि लगातार हम जैसा कि देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनकी जब उनका निधन हुआ उसके बाद से किस तरह से पूरे देश में शोक की लहर है, और साफ तौर पर यह नज़र भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक, नीरज और गिरीश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद। हमारी
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में हमारी ज़रूरतें और चाहतें विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन आश्रम के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान दोनों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके योगदान को याद किया। उधर तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा रेप पीड़िता के पक्ष में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर अन्नामलाई की तरह ही अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और वहीं दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों की बदहाली एक बार फिर से सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विकासपुरी का एक वीडियो ट्वीट कर सड़कों की बदहाली को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में एक ऑटो रिक्शा कीचड़ में फंसा हुआ नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या इन सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है? ये सड़कें एक बारिश क्यों नहीं झेल पाती? और वहीं दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें पालम, सफदरजंग, लोधी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट, महरौली, छतरपुर, आयानगर, डेरा मंडी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जैसे इलाके शामिल हैं। नोएडा और मानेसर में भी मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसमें हरियाणा, यमुनानगर, झज्जर, फरूखनगर और मुजफ्फरनगर शामिल है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के कई हिस्सों में शुक्रवार देर रात बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जल जमाव और गंभीर यातायात जाम हो गया। वहीं आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 15 साल में दिसंबर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात में कोहरे, बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और दिल्ली में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाके की जो सड़कें हैं वो बेहाल स्थिति में है। आरकेपुरम में सड़क का एक हिस्सा बारिश के बाद धंस गया। वहीं सड़क धंसने से राहगीरों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली की सड़कों का ये हाल है। आए दिन भारी बारिश की वजह से हमेशा ये हाल बना रहता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। चारों ओर सफ़ेद चादर ने जहां एक ओर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो गई है। कुछ स्थानों पर बर्फबारी के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दिन के तापमान में करीब 8 से 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही शीतलहर और हल्के से घना कोहरा होने की भी संभावना है। भारत में महाकुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। मेले में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यूपी सरकार द्वारा जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो
तो भारतीय रेलवे की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए कमर कस ली गई है। रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। संगम की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक मेला महाकुंभ। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां। मेले में 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का मेला क्षेत्र में आने का सिलसिला शुरू। अग्नि अखाड़े की पेशवाई का भव्य आगाज, साधुओं ने किया मेला क्षेत्र में प्रवेश। महाकुंभ के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का किया जाएगा संचालन। महाकुंभ नगर में श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा की पेशवाई शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ दर्जनों रथ और चांदी के हौदों पर सवार होकर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और साधु संत सुलेम सराय से शुरू होकर हिम्मतगंज, लुकरगंज, खुलदाबाद चौक, बहादुरगंज, कीटगंज होते हुए कुंभक नगर क्षेत्र पहुंचे, जहां पर मेला अधिकारियों ने संतों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस पेशवाई का नेतृत्व स्वामी रामकृष्णानंद श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा ने किया। दूर दराज से, देश विदेश से समस्त महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सचिव, महामंत्री, समस्त पदाधिकारियों के साथ माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती त्रिवेणी के पावन क्षेत्र में आज भगवती को विराजमान करके नेक्स्ट ब्रह्मचारी अपने अपने आराधना में सम्मिलित हो। क्योंकि अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का स्थान है और अग्नि अखाड़े के महंतों को पूजा पद्धति का पूरा ज्ञान होता है और उस पद्धति से वो पूजा वेदों के मंत्रों द्वारा पूरी तरह से अपने आगाज का करते हैं। बता दें कि पेशवाई में अखाड़े के नागा संत आकर्षण का केंद्र बने रहे। पेशवाई के साथ भारी संख्या में पुलिस के घुड़सवार जवान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मौजूद रहे। पूरे रास्ते पेशवाई का दर्शन करने के लिए भक्तजन सड़क के दोनों तरफ हाथ जोड़कर साधु संतों पर पुष्प की वर्षा कर उनका स्वागत कर रहे थे। सोमेश्वरानंदगिरी महाराज ने बताया कि पेशवाई सदियों से निकालने की परंपरा है। हम लोग अनंत माधव मंदिर चौफटका से आज हमारी पेशवाई का प्रारंभ हुआ और अपने वेद माता गायत्री जो हमारी अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी है उनको लेकर हम आज छावनी में कुंभ मेला शिविर जो हमारा है सेक्टर 20 में वहाँ प्रवेश कराएंगे और हमारी वेद माता गायत्री आज वहाँ स्थापित हो जाएगी। आज से हमारे सारे पूजा पाठ यज्ञ हवन कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों को लगातार गति दी जा रही है। इस आयोजन को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार जुटी हुई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लाने और सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। भारतीय रेलवे के सभी जोन से विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं के लिए चलाई जा रही हैं। रेल भी अधिक से अधिक बेहतर प्लानिंग करते हुए अधिक संख्या में ट्रेन चला सके, अधिक कम टाइम गैप के साथ और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं देते हुए चला सके, इसके लिए हम लोग अपने जो स्टेशन है उन पे कंट्रोल का निर्माण करते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने जैसे कुंभ मेला की जैसा आती है, कुंभ मेला जैसा शुरुआत होती है, तो वेस्टर्न रेलवे ने टोटल ओवरऑल वेस्टर्न रेलवे ने 98 सर्विसेज चला रही है वेस्टर्न रेलवे। उसमें से 98 में से 34 सर्विसेज जो है वो अहमदाबाद डिवीजन चला रही है। प्रयागराज में अब तक के सबसे बड़े महाकुंभ की मेजबानी की तैयारी चल रही है। इस महा आयोजन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ शुक्रवार को मंथन बैठक की। इसमें साल 2024 की उपलब्धियों और आने वाला वर्ष 2025 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। 2025 में मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं एमपी के सीएम मोहन यादव ने गिनाई। साल 2025 की 4 प्रायोरिटी युवा, किसान, गरीब और महिला को बताया पहली प्राथमिकता। मोहन यादव ने कहा, देश में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। सरकार किसानों को सोलर पंप देकर उनको हर साल बिजली का बिल भरने से देगी मुक्ति। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए होंगे सुधारात्मक प्रयास। मध्य प्रदेश सरकार की साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के कृषकों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में स्थापित 11 केवी फीडर्स और सौर ऊर्जा के सोलराइज किए जाने की स्वीकृति भी दी गई। इसके क्रियान्वयन से किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध होगी, जिससे उनकी जीवन शैली व्यवस्थित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिप्रा नदी के तट पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक करीब 29 किलोमीटर लंबाई के घाट निर्माण कार्य के लिए 778 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई। धान के किसानों को बोनस देने की घोषणा की थी, हमने उसका रूप परिवर्तित किया है। बोनस सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल पाता था जो बड़े किसान थे, छोटे किसान भी किससे लाभान्वित हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब हमने सभी धान उत्पादकों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में 70% से अधिक जिलों में सफल जन कल्याण शिविर लगाने के लिए भी मोहर लगी है। सरकार ने धान किसानों को बोनस देने का भी फैसला किया है। ये वादा चुनाव के दौरान किया गया था। वहीं प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन एवं जनजातीय कार्य विभाग की चिन्हित योजना अंतर्गत 100% सेचुरेशन के लिए नवीन योजना धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आरंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। हमने सभी जिलों में जन कल्याण शिविर लगाए थे, जिसमें 70% से अधिक जिलों में बहुत सफल जन कल्याण शिविर लगे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि गरीब किसान, युवा और महिला ये 4 वर्ग सरकार की प्रायोरिटी में है। इनका उत्थान करने के लिए सभी विभागों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटकर आपसी तालमेल बनाकर इन वर्गों का उत्थान करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। कैबिनेट मीटिंग में युवा, किसान, गरीब और महिला का खास ख्याल रखा गया है। अगर बात किसानों की जाए तो किसानों के लिए बोनस के साथ साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने की योजना बनी है। इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कैबिनेट मीटिंग पे मुहर लगी है। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और भारत की समुद्री विरासत इसकी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिस पर 200 से ज्यादा छोटे बड़े बंदरगाह स्थित हैं। इन तटीय क्षेत्रों में ही लगभग 204 प्रकाश स्तंभों का घर भी है, जो शांत लेकिन चौकस होकर इस समृद्ध समुद्री विरासत की रक्षा करते हैं। भारत सरकार अब इन प्रतिष्ठित संरचनाओं को विकासात्मक दृष्टिकोण के तहत एक नया आयाम दे रही है, जिसके तहत अब इन प्रकाश स्तंभों को लाइट हाउस टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार भारत की सांस्कृतिक और समुद्री विरासत को बढ़ाने के लिए अपने व्यापक समुद्री भारत विजन 2030 और अमृतकाल के विजन 2047 के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इनमें केरल, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अन्य राज्य प्रमुख हैं, जहां पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, उसकी सांसें तेज चल रही है। घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे
निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साल 2024 विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत के लिए उपलब्धियों भरा रहा। आइए एक नजर डालते हैं विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एकमात्र जरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही है। आइए देखते हैं गुजरते साल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की। इसरो ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल का अध्ययन करने में मदद करने वाले अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के साथ 2024 की शुरुआत की। एक्सपोसैट एक्सरे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करके एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। ये सुविधा भारत की परमाणु क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। सूर्य के अध्ययन की बात की जाए तो देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी के L1 बिंदु के चारों ओर पहली हेलो कक्षा की अपनी परिक्रमा पूरी कर ली। आदित्य L1 मिशन लैंग्रेजियन बिंदु L1 पर स्थित एक भारतीय सौर ऑब्जर्वेटरी है। 4 जनवरी 2024 को इसे अपने लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। साल 2024 में देश के सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद इसरो के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का दौरा किया। वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने देश के इस महत्वपूर्ण केंद्र का दौरा किया। साल 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी, जो भारत के AI इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। इन तमाम अभूतपूर्व उपलब्धियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियों से खूब नाम कमाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में भी भारत यूं ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में आगे बढ़ता रहेगा और विकसित भारत का सपना जल्दी ही साकार होगा। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत मेलबर्न में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 294 रन बना लिए हैं। आज रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने अच्छी शुरुआत की और दोनों ने तेजी के साथ रन जोड़े। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बल्ले से खामोशी नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा असर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। तो आखिरकार रोहित का ये खराब फॉर्म कब से है और पिछली कुछ पारियों में उनका क्या कुछ रिकॉर्ड है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर इस बार भारतीय दल का रंग फीका दिख रहा है। पर्थ टेस्ट में मिली कामयाबी के बाद टीम इंडिया के बैकफुट पर रहने का सिलसिला टूट नहीं रहा, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि कप्तान रोहित शर्मा का खराब फॉर्म, जो अब वाकई इस खिलाड़ी के लिए चिंता का बड़ा सबब बन गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो रोहित शर्मा पिछली 14 टेस्ट पारियों में 11.07 की औसत से सिर्फ 155 रन बना सके हैं। इसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल है। इस दौरान रोहित की पारियां 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18, 11, 3, 6, 10 और 3 रन की रही हैं। रोहित ने इस सीरीज में 6 पारियों में 11.50 की औसत से 51 रन बनाए हैं। रोहित ने इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी कुछ खास नहीं किया था। वो 6 पारियों में सिर्फ 93 रन बना पाए थे। रोहित की कप्तानी भी पिछले 2 सीरीज से सवालों के घेरे में है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के खिलाफ भी रोहित शर्मा का बल्ला खामोश रहा है। इस दौरे पर रोहित ने कमिंस का 3 पारियों में सामना किया, जिसमें वो सिर्फ 7 रन बना पाए। कमिंस ने इस दौरान उन्हें 3 बार आउट किया है। रोहित का कमिंस के खिलाफ औसत 2.3 का रहा है। वहीं कमिंस के खिलाफ रोहित के ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित ने कुल 13 पारियां खेली हैं। इस दौरान 199 गेंदों का सामना किया है और 127 रन बनाए हैं, जबकि कमिंस ने उन्हें 7 बार आउट करने में सफलता हासिल की है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के खिलाफ भारतीय कप्तान का औसत 18.14 का रहा है। जाहिर तौर पर रोहित शर्मा के खराब फॉर्म का असर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं साल 2024 भारतीय खेलों के लिए एक यादगार साल रहा। देखिए एक खास रिपोर्ट। साल 2024 भारतीय शतरंज के लिए मील का पत्थर रहा। इस साल आयोजित हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड के 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका रहा जब भारत ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। इस साल प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारत के 3 खिलाड़ी डी गुकेश, आर प्रगन्नानंदा, विदित गुजराती शामिल थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। भारत के डी गुकेश ने दिग्गजों को मात देते हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने। गुकेश के लिए ये साल यादगार रहा। गुकेश सबसे युवा कैंडिडेट बनने के बाद सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने में भी कामयाब रहे। गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरिन को हराकर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का यादगार प्रदर्शन देखने को मिला। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं निशानेबाजी में भारत ने पहली बार एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने में सफलता पाई। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर कुश्ती में चले आ रहे पदक जीतने के सिलसिले को बरकरार रखा। इसके अलावा कई ऐसी स्पर्धा रहीं जिनमें भारतीय खिलाड़ी मामूली अंतर से पदक जीतने से चूक गए। 2024 में आयोजित हुए पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने इतिहास रच दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत पैरालंपिक इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाबी पाई। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में किए गए अपने प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने सबसे अधिक पदक पैरा एथलेटिक्स में जीते। भारत ने इस बार पैरा एथलेटिक्स में 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण शामिल रहे। इसके दूसरा नंबर पैरा बैडमिंटन का रहा, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण समेत 5 पदक जीते। पैरा शूटिंग में भारत को 1 गोल्ड सहित 4 मेडल मिले। पैरा तीरंदाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। तीरंदाजी में भारत ने 1 स्वर्ण समेत 2 पदक और पैरा जूडो में 1 कांस्य पदक हासिल किया।
साल 2024 भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार रहा। बारबाडोस में खेले गए T20 विश्व कप फाइनल में भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व चैंपियन बना और विश्व खिताब के लिए भारत का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई। रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दी। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने फाइनल में 59 गेंद पर 76 रन की पारी खेली और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। T20 विश्व कप जीतने के बाद ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान भी कर दिया। ब्रिस्बेन में सीरीज के तीसरे टेस्ट के ड्रॉ होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आई और रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।